Lotus, the national flower of India, representing our culture, history and heritage. A poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. And the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. और G20 सदस्य देशों में सबसे पहले मेक्सिको के आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज। मेक्सिको को विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज के रूप में देखा जाता है और एग्रीकल्चर को लेकर के जो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे सीखने की कोशिश पूरी दुनिया करती रही है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में भी मेक्सिको की अहम भूमिका रही है। किस तरह से खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो खाद की कीमतों में हमने उछाल देखा कोविड के दौरान, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, उसमें कैसे सभी लोग मिलकर के फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है उस पर आम राय, आम सहमति बना पाए, उसमें मेक्सिको ने एक अहम योगदान दिया। और स्पष्ट तौर पर G20 के सदस्य देश के रूप में भारत और मेक्सिको के न केवल द्विपक्षीय संबंध बल्कि G20 के मंच पर भी इन दोनों देशों का विकासशील देश के तौर पर अपने विचारों को रखना काफी अहम। तो मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्ट्रो सैंचेज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है, जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है। दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है। एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी का स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ भारत अपने संबंधों को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं औपचारिक स्वागत, और इस औपचारिक स्वागत के बाद फोटो ऑप के बाद शुरुआत होगी पहले सत्र की। और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है और राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट। और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा, कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजिप्ट की यात्रा पर गया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और मुझे लगता है कि वहीं पे इन्विटेशन प्रधानमंत्री ने दिया और इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए। और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद, जिनका आगमन मंडपम में। ओमान की कैबिनेट में सुल्तान के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रधानमंत्री ही होते हैं और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्रित देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री। अतिथि देवो भव की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र, उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए फॉर्मल फोटो ऑप। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल मिशेल, जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मंत्र को साकार करने की। और इस वक्त इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थी। 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसिलर चयनित हो गई थी। 29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थी और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। 2020 में जब इटली ने G20 की अध्यक्षता संभाली, उस वक्त कोविड-19 का जो क्राइसिस था वो काफी अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐसे में रोम डिक्लेरेशन, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक साझे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी, इटली ने उसे काफी सराहा गया था और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, और इसीलिए भारत के साथ संबंधों को वे पूरी तरह और बेहतरीन तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जापान एक महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, जिसके साथ हम विभिन्न मंचों पर हम सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। और जापान ने पूरा समर्थन दिया है भारत का ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। स्पष्ट तौर पर जब ऐसा कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जब भारत और चीन की बात आती है तो जापान हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जापान ने खुल करके भारत का समर्थन किया है, भारत के विचारों का, और भारत के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है, और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था,
और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन का स्वागत करते हुए और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। श्री एम सिरिल रामाफोसा जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी करने के बाद अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन आज भारत ने जबरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस का स्वागत करते हुए, अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी आगमन। व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए, उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए। रूस एक शक्तिशाली देश, कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन। जैसा कि आपको पता है कि 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखें, भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के साथ वो करीब करीब दोगुनी हो गई है। 8% से बढ़कर के 18% की हिस्सेदारी कारोबार में स्पष्ट तौर पर नजर आई है और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाना द्विपक्षीय तौर पर यह भारत की प्राथमिकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात कर रहे हैं। बायलैटरल एंगेजमेंट्स भी होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका। पूरे यूरोप की तरफ से एक मात्र सदस्य जो पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का। तो यूरोपियन यूनियन की कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो। दोनों देशों के बीच मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज्यादा करीब आते हुए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद
ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रॉयका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राजील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। ब्रिक्स के मंच के जरिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉयका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राजील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके हालांकि सितंबर यानी कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर जरूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन। इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे 3 देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने पद संभाला है। और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में, और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक, हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 का समर्थन और सबकी निगाहें होंगी भारत यूके FTA वार्ता पर, जो कि बहुत ही फाइनल स्टेज में है और दोनों नेता इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत यूके FTA को लेकर के दोनों। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंडपम में प्रवेश करते हुए संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं, तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफी ज्यादा उत्साहित और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से, उसका फायदा अब जमीन पर दिखने लगा है। रोजगार के लिहाज से, GDP के लिहाज से और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए उन्हें गले लगाते हुए ली शिएन लूंग। और हम जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं और ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी एक आमंत्रित देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना स्वाभाविक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आगमन। आसियान समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सिंगापुर का स्पष्ट तौर पर, और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है उस स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में, उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। और ये यो वॉल जिसके आगे से सभी राष्ट्राध्यक्ष गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण। स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया, हम जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है
और स्पेन के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं और ऐसे में स्पेन की उपराष्ट्रपति और उनके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ये बयां करती है कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होना स्पेन इसे महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है और स्पष्ट तौर पर जो G20 में बातचीत चल रही है लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमति, एक वैश्विक सहमति बनाई जाए, उस पर भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फायदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटामारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। मॉरिशस के साथ भी भारत की कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वक्त दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न भी मनाया जा रहा है और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी फिनटेक, ढांचागत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर रहा, क्योंकि मॉरिशस पहला ऐसा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसके साथ सेपा भी एग्रीमेंट पर भी आगे हम बढ़ चुके हैं, इसको भी हम साझा करते हैं। तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय मूल के कई नागरिक मॉरिशस में अपने कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और मॉरिशस को टैक्स ट्रीटीज के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश। कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटा रहता है। प्रधानमंत्री मार्क रूट नीदरलैंड्स जो आमंत्रित देशों की फहरिस्त में शामिल है और नीदरलैंड्स के साथ भारत का आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्तर पर होता रहता है। नीदरलैंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और राष्ट्रपति जब यहाँ की यात्रा पर थे तो बहुत सारे बायलैटरल्स के जरिए दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गर्मजोशी से किया, उसके साथ देख सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में जो गर्मजोशी है ये उसका उदाहरण। राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू। नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद नाइजीरिया में आ सकता है और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है इस साल और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ के उठाए गए हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को। इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का स्वागत करते हुए।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेक्रेटरी जनरल मथियास कामन, जो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में OECD की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो इवियाला, जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल रही है WTO की और पहली अफ्रीकी नागरिक जिन्हें WTO की अध्यक्षता मिली है, गोजी ओकोंजो इवियाला, जो ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और फिलहाल WTO की अध्यक्षता संभाल रही हैं। 21वीं सदी के लिए WTO को तैयार करना, WTO में रिफॉर्म, इसकी लगातार बात करता रहा है भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर WTO में रिफॉर्म्स की वकालत की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की वर्किंग ग्रुप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत इस मुद्दे पर लगातार बात करता रहा है कि विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ की आवाज को WTO में और ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। मार्केट एक्सेस में जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोजी ओकोंजो इवियाला WTO के डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हुए। जिनका आगमन हो रहा है और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए अफ्रीकी संघ, जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हुए। और जिस तरीके से गले लगकर गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है, ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए, उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जिनका भारत मंडपम में आगमन। और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य G20 का सऊदी अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं उसमें उसको समाधान देने में सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं।
ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से, भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया।